गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एजलाइट ऑनलाइन क्लासेस। और हम जो कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मुगल हिस्ट्री को कर रहे हैं। मुगल हिस्ट्री को कर रहे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 1556 से 1526 से शुरू होती है और 1857 तक चलती है। इसमें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मुगल हिस्ट्री को। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मुगल हिस्ट्री को। एक आपका वन पार्ट इज नोन एज द 1526 से लेकर 1707 तक का, ठीक है। और सेकंड वन इज द 1707 से लेकर 1857 का, जिसे हम बोलते हैं लेटर मुगल एम्पायर। ठीक है, तो लेटर मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने कल भी इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जो मुगल हिस्ट्री है उसको बेसिकली दो हिस्सों में। ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जिसमें इंडिया के ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट डाला। मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है, मैक्सिमम इम्पैक्ट डाला किसके ऊपर? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, रूलर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हुई इसके अंदर। और दूसरा था सेकंड जो था, ठीक है, सेकंड पार्ट जो था इसके अंदर वो था लेटर मुगल, जिसके अंदर औरंगजेब के बाद 1707 में जैसे औरंगजेब की डेथ होती है तो औरंगजेब की बाद वो आपका मुगल जो होता है डिक्लाइन के ऊपर चला जाता है। उसके वीकनेस वीक किंग आते हैं, शाह आलम वगैरह, डिफरेंट बहादुर शाह वगैरह, डिफरेंट जो रूलर्स आते हैं, वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो लेटर जो था इसका कितना खास इम्पैक्ट नहीं है उसके ऊपर। तो आपको जो पढ़ना इसके ऊपर जो पहला है मैक्सिमम मुगल एरा के ऊपर हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुगल एरा के ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने बात की थी मुगल एरा के ऊपर। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था हमने बाबर के ऊपर पढ़ा था। किसके ऊपर पढ़ा था? हमने बाबर के ऊपर पढ़ा था। और हमने कल बाबर के ऊपर बात की थी सारी की सारी। ठीक है, बाबर कौन था, कहां से आया था, किसकी हेल्प से आया था, जब आया था तो इंडिया की हालात कैसे थे, इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कैसा था। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट जो थी वो बात की थी। ठीक है, कि वो भी इब्राहिम लोधी इंडिया के अंदर था। साउथ के अंदर आपका विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर दो इंपॉर्टेंट एम्पायर थे जो काम कर रहे थे। मेवाड़ के अंदर आपका राणा सांगा जो थे वो थे। उसका जब इंडिया में आते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया को जब कैप्चर करते हैं तो पहले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बाबर को एक्सेप्ट नहीं, जो नॉवेल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि वो क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए फिर वो थोड़ा सा सही तरीके से जो काम करने की कोशिश करता है। और जो काम करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली वो 3 लड़ाइयाँ लड़ता है ना, 3 लड़ाइयाँ लड़ता है इंडिया को अंदर इस्टेब्लिश होने के लिए। एक राणा सांगा के साथ, किसके साथ? राणा सांगा के साथ पहली बैटल करता है। उसके बाद मेदिनी राय और उसके बाद फिर मोहम्मद लोधी। तो 3 लोगों के साथ 3 बैटल करता है, 1527, 1528 और 1529 में। ठीक है, जैसे इन्होंने बैटल ऑफ चौसा, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी एंड द बैटल ऑफ घाघरा, है ना, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, नो चौसा आज करेंगे हम लोग। और किसकी थी वो? हुमायूं के साथ थी। तो बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा, जिसे हम बोलते हैं KCG। ठीक है, याद रखते हैं इससे। तीनों बैटल के साथ वो इंडिया के अंदर जो था मुगल रूल को एस्टेब्लिश करता है। और मुगल रूल जब एस्टेब्लिश करता है तो 1530 में बीमारी के कारण बेसिकली वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। ऊपर से और जो हुमायूं था उसको राजा बनाया जाता है काबुल का, क्योंकि पहले काबुल का राजा हुआ करता था ना। बाबर कहाँ का राजा था? काबुल, अफगानिस्तान के ऊपर राजा था। फरजाना का राजा हुआ करता था। तो इसने उसको बनाया था हुमायूं उसकी बात नहीं मानता, वहाँ से भाग आ जाए जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से और मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसकी क्या होगी? मौत होगी। और इसको मौत के बाद इसको कहाँ? आगरा में दफनाया गया। और आगरा के बाद इसको कहाँ ले गए? वापिस अफगान। और इसके ऊपर बुक है, इसने बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी। इसने क्या लिखी है? ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। क्या? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। ठीक है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो है वो बुक लिखी है इसने। और इस बुक के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस बुक के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं
तो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो बाबर है 1530 में डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या था, अभी सही तरीके से अभी 4 साल ही हुए थे, ठीक है, कितने साल हुए थे, 4 साल हुए थे ना। 1526 में लोधी आया, 1526 में से पानीपत की फर्स्ट बैटल में, 1526 की पानीपत की पहली बैटल में इसने किसको हराया, लोधी को हराया, अप्रैल में हराया था लोधी को। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 4 ईयर के अंदर आपकी किसकी डेथ हो जाती है, 4 ईयर के अंदर बाबर की डेथ हो जाती है। तो खुद सोचो कि जब बाबर की डेथ होती है, 4 साल के अंदर डेथ हो जाती है, ऊपर से 3 बैटल इंपोर्टेंट जो है वो बैटल फाइट करता है, तो ऑटोमेटिकली जो मुगल एम्पायर था थोड़ा फाइनेंशियली जो था वो कमजोर हो गया था। मिलिट्री जो थी वो डिमोटिवेटेड हो गई थी बहुत सारी, क्योंकि लड़ाइयाँ लगातार 3 बैटल लड़ी हैं और तीनों जीती हैं। उसके बाद जो था इतनी लगातार बैटल से जो आर्मी थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी हराश सी हो गई थी, डिमोटिवेटेड होना शुरू हो गई थी। तो उसी टाइम जब इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बेसिकली जब हम बात करते हैं जो मेन था इसके बाद जो बनता वो हुमायूं। हुमायूं का मतलब था फॉर्चुनेट, बट कहा जाता है इट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। हुमायूं विद अ फॉर्चुनेट, हुमायूं का मतलब क्या होता है, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, ठीक है, फॉर्चुनेट, लेकिन ही नोन एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। हुआ क्या, क्योंकि जब ये हुमायूं जो होता है वो अकबर के बाद राजा बनता है, तो उसके 3 भाई होते हैं, कितने, हुमायूं के अलावा बाबर के जो होते हुए 3 बेटे और होते हैं, ठीक है, बाबर के कितने 3 बेटे और होते हैं, वन द कामरान, एक होता है आपका कामरान, सेकंड वन द अस्कारी और तीसरा हिंडल, ठीक है। तो 3 जो होते हैं इसके क्या होते हैं, ये भाई होते हैं। तो कामरान को ये आपका अफगानिस्तान वाला, काबुल वाला जो एरिया, अफगानिस्तान वाला जो एरिया वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जो अस्कारी होता है उसको सांबल वाला एरिया, और जो हिंडल होता है उसे गुजरात वाला एरिया दे देता है। मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और दिल्ली के ऊपर खुद रूल करना शुरू कर देता है। दिल्ली के ऊपर जो होता है वो खुद रूल करना शुरू कर देता है, खुद दिल्ली के ऊपर, मतलब आगरा के ऊपर, बेसिकली आगरा नॉट दिल्ली, क्योंकि जो मेन था वो आगरा में था। तो आगरा के ऊपर क्या करना शुरू कर देता है, दिल्ली, आगरा के ऊपर ये दिल्ली के ऊपर जो है रूल करना शुरू करता है, आगरा के ऊपर हुमायूं। ऑटोमेटिकली होता क्या है, जब ये हो रहा होता है तो उसको 2 तरफ से आक्रमण होता है, इसके ऊपर 2 तरफ से आक्रमण होता है, गुजरात, ठीक है, एक आपका गुजरात से आक्रमण होता है हुमायूं के ऊपर, दूसरा बिहार से, दूसरा कहां से, बिहार से हुमायूं के ऊपर आक्रमण होता है। बिहार, गुजरात में जो होता है वो वहां पे आपका बहादुर शाह का राजा होता है, बहादुर शाह करके एक राजा होता है गुजरात के अंदर, वो आक्रमण करता है किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ अटैक होता है, दूसरी तरफ बिहार के ऊपर जो था अफगान एक रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, अब हुमायूं दिल्ली के ऊपर तो आया, लेकिन फाइनेंशियल की कमी है, पैसे की कमी है, जो सैनिक है वो डिमोटिवेटेड है, उनको क्या बोलते इतना मोटिव नहीं रहा लड़ने का। तो ऑटोमेटिकली क्या, गुजरात का इंपोर्टेंट राजा हुआ करता था बहादुर शाह, तो वो क्या करता है, हुमायूं को बाहर निकालने के लिए अटैक करता है उधर से ये दोनों। तो ऑटोमेटिकली ये होता है, हुमायूं क्या करता है, इसके साथ एक संधि कर लेता है 1532 में, 1532 में संधि कर लेता है किसके साथ, शेरशाह के साथ। तो इसलिए शेरशाह को तो रोक लेता है, लेकिन बहादुर शाह लगातार इसके ऊपर अटैक करता है, बहादुर शाह अटैक करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहादुर शाह इसको आगरा तक धकेल देता है, ठीक है, आगरा तक धकेल देता है। लेकिन क्या होता है, इस बहादुर शाह के जब, क्योंकि 1526 का 1526 नहीं 1530 में राजा बनता है हुमायूं, 1530 में जब राजा बनता है हुमायूं, तो वैसे अप्रोक्सीमेटली 1530 और 1540 के बीच की बात है। तब बहादुर इंडिया के अंदर जो पुर्तगीज होते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है पुर्तगीज ने। पुर्तगीज कब आए हुए हैं, 1498 में, है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1498 में पुर्तगीज आ जाते हैं, और 1506 के करीब हुआ है विजयनगर एम्पायर के अंदर अपने आप को एम्बेसडर देता अलवर क्यू, ठीक है। तो वो होता है क्या है कि जब 1530 में, तो बहादुर शाह वो जो पुर्तगीज होते हैं वो गुजरात तक पहुंच जाते हैं अपनी नेवल को लेके। तो जो बहादुर शाह उनको हराने के लिए क्या करता है, अटैक करता है उनके ऊपर,
समुद्र में अटैक करने चला जाता है, और समुद्र में क्या होता है, इसकी जो कि नाव है वो गिर जाती है, इसकी वो डेथ हो जाती है समुद्र के अंदर। तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये बहादुर शाह जफर तो ऐसे खत्म हो गया। इसके बाद फिर जो अस्कारी था, हिंडल था, इसको गुजरात वाला एरिया वहां पे रूल करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन तब तक क्या होता है कि तब तक जो शेर खां होता है वो अपनी ट्रीटी को, और दोनों के बीच की जो ट्रीटी होती है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद ये हुमायूं जो होता है वो इसके ऊपर अफगानों के ऊपर हमला करने जाता है 1539 में। 1539 में क्या करता है, 1539 में द बैटल ऑफ नोन एज द बैटल ऑफ चौसा, कहाँ, बिहार के अंदर, बैटल ऑफ चौसा। तो होती क्या है कि 1539 के अंदर बैटल ऑफ चौसा होती है। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में, हुमायूं एंड अफगान शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जो होता है वो आपको क्या करता है, शेरशाह सूरी इसको हरा देता है, वहां पे डिफीट करता है बुरी तरीके से, वहां से भाग आता है। जब भाग आता है तो लेकिन ऑटोमेटिकली कीड़ा था, क्योंकि शेरशाह एक छोटा सा, उसने इसको हरा दिया था, दिमाग के अंदर तो रहता है ऊपर ऑटोमेटिकली अपने आप को, आपको मैंने कल ही बात की थी कि चंगेज खां के बारी समझते थे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप के ईगो थी, इगोइस्टिक होने की वजह से, तो अपने भाइयों को बुलाता है, भाइयों को बोलता है कि भाई आप आओ और हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे उसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर। उसने क्या बोलते हराने की कोशिश किया, उसने मेरे को मारा पीटा या उसको भगाया वहां से। तो हुमायूं क्या बोलता है, अब ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर, चारों अपने भाइयों को लेकर क्या करता है, 1540 में दोबारा अटैक होता है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज कौन सी बैटल होती है आपकी, बैटल ऑफ कन्नौज आपकी 1540 में होती है। जब 1540 में होती है तो क्या करते हैं, इसके जो भाई होते हैं इसको छोड़ के भाग जाते हैं। भाई क्या करते हैं, इसको छोड़ के भाग जाते हैं, और बेचारा अकेला फंस जाता है शेरशाह सूरी के पास। अब जब अकेला पहुंच जाता है शेरशाह सूरी के पास, तो शेरशाह सूरी क्या करता है, इसको भगाता है, इसको वहां से पीटता है। शेरशाह सोचता है कि अगर इसको यहाँ से नहीं भगाया गया तो बार बार अटैक करेगा, तो उसने क्या करता है, इसको भगाता है और इसको अफगानिस्तान काबुल की तरफ छोड़ाता है। तो काबुल में क्या होता है, इसका भाई कौन सा, इसका कामरान, जिसका भाई कामरान होता है उसके पास छोड़ देता है। तो कामरान के पास जब जाता है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया जाता है, ये 1540 की बैटल के बाद इसको वापस भगा दिया जाता है, कहाँ पे, अफगान की तरफ। अफगान में जाके अपने भाई जो उसका नाम था उसका कामरान के पास इसको शिफ्ट शरण लेता है जाके। और जब कामरान के पास शिफ्ट लेता है तो जो कामरान के ही वहां पे डायनेस्टी के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम था हमीदा बेगम। हमीदा बेगम जो थी, ये बेसिकली जो कामरान उसका जो पैटर्नाइज होता है, जो जिसको रक्षक होता है, उसकी बेटी होती है हमीदा बेगम। जो हुमायूं होता है इसके साथ शादी कर लेता है। हुमायूं किसके साथ शादी करता है, हमीदा बेगम के साथ शादी कर लेता है। और 1542 में जो होता है वो अकबर का वर्थ होता है। 1542 में किसका वर्थ होता है, अकबर का बर्थ होता है। अमरकोट जगह आप लोगों ने सुनी होगा, अमरकोट के अंदर अकबर का बर्थ होता है, ठीक है। और इसके जो कामरान भाई होता है इसको निकाल देता है, भगा देता है वहां से, इसको भी निकाल देता है, ठीक है, उसको मारने की कोशिश करता है, उसको भगा देता है। फिर क्या करता है, ये बेसिकली पर्शिया ईरान से क्या करता है, हाल मांगता है, ईरान के पास जाता है, उसके गिड़गिड़ाता है कि साहब भाई मेरे को ऐसे करना है, ठीक है, मेरे को अटैक करना है, इंडिया के ऊपर दोबारा से रूल करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसके ऊपर रूल करने के लिए दोबारा से फिर वो विद द हेल्प ऑफ पर्शियन इंडिया के ऊपर अटैक करता है। और इंडिया के ऊपर जब 1500 वापस आ रहा होता है तो उनको बोलता है कि हम काबुल दे देंगे, जो भी बीच के हैं वो आपको दे देंगे। तो ईरान वाले इसके साथ लड़ाई के लिए आते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये आते आते अपने भाई को जो कामरान था इसको हराता है, इसको भी हराता आते आते। लेकिन 1555 तक आते आते क्योंकि उस टाइम जो थी वो सूरी डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन के ऊपर चली जाती है, ठीक है। सूरी डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे अभी हम, इसके ऊपर सूरी डायनेस्टी के ऊपर इंपॉर्टेंट। तो हमने बात की कि 1500 दो चीजों में डिवाइड हुआ। हुमायूं जो था, हुमायूं का जो कार्यकाल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक 1530 से लेकर 1540, उसके बाद 1540 से लेकर 1555 जिसे एक्साइल किया, ठीक है। ये एक्साइल टाइम था किसका, हुमायूं का, इसने दिल्ली के अंदर रूल किया। और इसके बाद एक्साइल, उसके बाद 1555 में विद द हेल्प ऑफ ईरान, पर्शिया की हेल्प के साथ दोबारा फिर इंडिया के अंदर अटैक करता है और शेरशाह सूरी को क्या करता है, जो सूरी डायनेस्टी उसके जो लास्ट रूलर थे उनको डिफीट करता है और दिल्ली को 1555 में दिल्ली को दोबारा से एक्वायर कर लेता है। दोबारा से राजा का बनता है दिल्ली का, ठीक है। तो इस एग्जाइल के टाइम पीरियड में वो बेसिकली डिफरेंट जगहों में रहता है, वो काम करता है। इसके बीच में उसका 1542 में अकबर का बर्थ भी होता है
1542 में किसका बर्थ होता है? अकबर का बर्थ भी होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, अब अकबर का जन्म हो गया है 1542 में। ऊपर से ये ईरान की हेल्प से इंडिया के ऊपर अटैक आता है। जब इंडिया के ऊपर आता है 1555, जब द्वारा दिल्ली के ऊपर रूल करता है, तो सीढ़ियों से गिर जाता है, स्टेयर से, लाइब्रेरी की स्टेयर्स होती हैं वहां से गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है। मतलब अब इसने सोचा था कि मैं राजपाट करूंगा, आके 1555 के करीब आऊंगा तो राजपाट करूंगा, लेकिन हुआ क्या, जो स्टेयर्स होती हैं, जो लाइब्रेरी की सीढ़ियां होती हैं, वहां से गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है। और जब ये डेथ होती है तो इसलिए इसको कहा गया है कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, की भाई इसने बहुत सारे संघर्ष किया, बहुत सारे डेवलप करने की कोशिश, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश की, जब रूल करने का टाइम हुआ तो इसकी डेथ होगी। इसलिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आता पेपर के अंदर, कि लड़खड़ाता हुआ आया था और लड़खड़ाता हुआ चला गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ आया था और लड़खड़ाता हुआ चला गया। ये किसके बारे में कहा गया है? ये बेसिकली जो कहा गया है वो हुमायूं के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर पूछी जाती है कि लड़खड़ाता हुआ आया था और लड़खड़ाता हुआ चला गया। दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट द हुमायूं। जो वहाँ के लोग थे, लोगों के द्वारा कहा गया था कि लड़खड़ाता हुआ आया था, ठीक है, और लड़खड़ाता हुआ चला गया। तो दिस लाइन इज ऑल अबाउट द हुमायूं। हुमायूं के बारे में जो है, उसकी बहन होती है जिसका नाम था, उसकी बहन होती है जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम जो है, इसकी सिस्टर हुआ करती है, बुक लिखती है जिसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा याद रखना, हुमायूं नामा इज द बुक दैट इज रिटन बाय द गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बानो बेगम, ठीक है। और इसकी जो वाइफ होती है हमीदा बेगम, वाइफ का नाम क्या था? हमीदा बेगम, ठीक है। हमीदा बेगम जो वाइफ थी, ठीक है, ये इसका थोम बनाती है, इसका थोम बनाती है कहाँ? दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या है, इसका थोम बनाया जाता है, ठीक है, दिल्ली के अंदर इसका जो है थोम बनाया जाता है। तो याद रखना, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यही से पूछे जाते हैं, थोम बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या, गुलबदन बेगम इसकी बुक लिखती है हुमायूं नामा, और इसकी जो वाइफ होती है, इसका जो थोम है वो दिल्ली के अंदर बनाती है। तीसरा, क्योंकि 1540 से 1530 से लेकर 1540 तक ये रूल करता है इंडिया के अंदर, तो एक शहर की स्थापना, एक सिटी की स्थापना करता है जिसका नाम है दीनपना। एक सिटी की डेवलप करता है, एक सिटी बनाता है जिसका नाम है दीन पना। याद रखना इसको, दीनपना इज द सिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय हुमायूं, ठीक है। दीनपना जो सिटी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? वो बनाई गई है आपकी हुमायूं के द्वारा। तो याद रखना कि हुमायूं ने क्या बनाया था? दीनपना एक सिटी थी। और इसने एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्शियन पेंटिंग इंडिया के अंदर शुरू की थी, पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि पर्शिया के साथ इसके बड़े अच्छे रिलेशन थे। पर्शिया की वजह से ये दिल्ली के अंदर द्वारा रूलर बनता है और दिल्ली के अंदर रूल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से इसके पर्शिया के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। इन्हीं संबंधों को देखते हुए होता क्या है कि ये जो है पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में पता लगे होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अब हम दूसरी बात करते हैं इस एग्जाइल। हम दूसरी बात करेंगे इस 1540 से लेकर 1555 की, जब एग्जाइल था तो दिल्ली के ऊपर कौन रूल कर रहा था? तो जब एग्जाइल का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम मैंने बताया हुआ क्या था कि 1539 और 1540 की जो लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, तो शेरशाह सूरी इसको बुरी तरह हरा के वहां से भगा देता है, ठीक है। इसके अपने जो होते हैं, इसके जो भाई होते हैं, इसको क्या कर देते हैं? भगाते हैं इसको, इसकी इज्जत नहीं करते। तो सबसे बड़ी गलती जिंदगी किसने ये की थी कि अपनी जो प्रॉपर्टी अपने ब्रदर के नाम बांट दी थी इसने, जो कहा है, ठीक है। और इन ब्रदर ने बाद में इनका साथ नहीं दिया, इसलिए इसको दर दर भटकना पड़ा, किसको? हुमायूं को। तो ऑटोमेटिकली क्या था, जब ये आया तो 1540 से लेकर 1555 तक जो था दिल्ली के अंदर जो था वो सूरी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली के अंदर रूल करती है। सूरी या सल्तनत जो था, सूरी डायनेस्टी वंश था, वो सूरी वंश की स्थापना होती है। और सूरी वंश की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है।
शेरशाह सूरी को जाता है। तो शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करूं, शेरशाह सूरी का दूसरा नाम शेर खां भी था। बेसिकली इसने शेर को मारा था इसलिए इसका नाम लोगों ने जो था वो शेर खां रख दिया था। तो जो शेरशाह सूरी था वो क्या करता है, ठीक है, शेरशाह सूरी जो था, ठीक है, शेरशाह सूरी क्या करता है, शेरशाह सूरी बेसिकली बाबर के टाइम था, बाबर के टाइम में बाबर की तरफ से लड़ा था ये शेरशाह सूरी, क्योंकि लोधी डायनेस्टी के अगेंस्ट ये बाबर की डायनेस्टी के अंदर बाबर की ही सेना में लड़ा था। ठीक है, तो बाबर के टाइम 20 ने फाइट किया था बाबर के साथ मिलकर, किसके अगेंस्ट, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। तो ये बेसिकली फ्यूड्यूटरी था कहाँ का, बिहार का, बिहार के अंदर जो था वो वहाँ का वो था फ्यूड्यूटरी था, वहाँ का जमींदार हुआ करता था, नोबल हुआ करता था। तो बेसिकली जब हुमायूं आया तो उसको पता लगा कि बाबर की डेथ हो गई है, बाबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, ताकतवर रूलर था। अब सबको पता लगा कि जो हुमायूं है ना, इसके पास पैसा है, ऊपर से बहुत सारे टैक्स है रहा है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, तो चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश की गई। ठीक है, जब इसको भगाने की कोशिश की गई तो इसी भगाने की कोशिश में जो बिहार था वो कैसे पीछे रह जाता। तो बिहार की तरफ से जो था वो शेरशाह सूरी ने अटैक करने की कोशिश की, और एक ट्रीटी हुई, मैंने बताया कि ट्रीटी हुई 1532 में, 1532 में अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ट्रीटी होती है कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात हुई। लेकिन बाद में जब हुमायूं जो था वो उसके ऊपर अटैक करता है 1539 में, 1539 में और 1540 में, मैंने अभी बात की बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, ये दो बैटल लड़ी जाती हैं किसके द्वारा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें दोनों बैटल कौन जीत जाता है, दोनों बैटल जो वो शेरशाह जीत जाता है ना, शेरशाह जीत गया और दिल्ली के ऊपर रूल किसका आ गया, शेरशाह के ऊपर। शेरशाह सूरी जो था वो फेमस रूलर था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जो है वो इसको जाना जाता है शेरशाह सूरी को। और इस बैटल रिफॉर्म के अंदर जो है कुछ फेमस चीजें जिसके बारे में बात करें, एक चीज मैं बात करूंगा इसके ऊपर, जो शेरशाह सूरी था, सूरी डायनेस्टी के अंदर ही शेरशाह सूरी के कार्यकाल, जो शेरशाह सूरी था वो बेसिकली 1540 से लेकर 1545 तक ही रूल कर पाता, सिर्फ 5 साल का टाइम पीरियड दिल्ली के अंदर, 5 ईयर। ऑटोमेटिकली इसके ये राजा था, आपने देखी होगी थ्री में पड़ रहा है कि इसमें से जितनी भी डायनेस्टी उसमें से एक या दो राजा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उसके बाद जो बाकी आते हैं नलायक आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना, जो वो बोर्न विद द गोल्डन स्पून होते हैं वो फिर क्या हो जाता है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है, वो कोई सही तरीके से वो मजे में चले जाते हैं, सो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते सही तरीके से। तो इसी के साथ शेरशाह सूरी के साथ भी क्या हो, उसकी 1545 में डेथ हो जाती है। 1545 तक जब उसकी डेथ होती है तो उससे पहले वो बहुत सारे कुछ इंपोर्टेंट जो है वो रिफॉर्म करके चला जाता है, जिसको आज भी इंडिया में जाना जाता है। ठीक है, जो रिफॉर्म्स की बात कर, रिफॉर्म से पहले मैं बात करूं, इसके कार्यकाल में एक पोइट हुआ करता था, एक राइटर हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को आप लोग सभी याद रखते होंगे, सभी को पता होगा, मैंने बात की थी। इसने पद्मावत लिखी है, पद्मावत एक पोइम है ना, पोइम है जो किसके द्वारा रिटन है, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। तो किसके बारे में, खिलजी एंड महारानी पद्मावती एंड क्वीन पद्मावती, उसके बारे में है, दोनों के ऊपर जो है वो स्टोरी है, पूरी की पूरी पोइम लिखी गई है खिलजी और उसके ऊपर। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो इसके कोर्ट में हुआ करता था, शेरशाह सूरी के कोर्ट में हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि मलिक मोहम्मद जैसी जो था वो किसके कोर्ट में हुआ करता था। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो था वो किसके कोर्ट में हुआ करता था, आपका शेरशाह सूरी के डायनेस्टी के उसमें हुआ करता था। उसके बाद बात करूं, अगर रिफॉर्म्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, उसने एक एग्रीकल्चर के लिए जो था एग्रीकल्चर सिस्टम यूज किया, जिसका नाम था जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम जो था वो एस्टेब्लिश किया किसने, ये बहुत लैंड रिफॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, लैंड रिफॉर्म के अंदर जो था जब्ती सिस्टम किसने शुरू किया था, जब्ती सिस्टम एस्टेब्लिश बाय द शेरशाह सूरी। जब्ती सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना। जब्ती सिस्टम मतलब लैंड को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्वालिटी के बेस पर उसको किया, उसके बाद लोगों को डेवलप करना, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वैसा ही एग्रीकल्चर करना, ठीक है। लाइक खिलजी की तरह ही था, लेकिन इसमें एडवांसमेंट के साथ इसको शुरू किया था। तो जब्ती सिस्टम किसके द्वारा था, शेरशाह सूरी के द्वारा था। दूसरा एक लोन देने शुरू किया जिसका नाम था तकवी,
ठीक है, एग्रीकल्चर लोन थे, है ना। दूसरा क्या देना शुरू किया इसने, एग्रीकल्चर लोन, जिसे कहा गया था तकवी। क्या कहा गया था, तकवी इन्होंने था एग्रीकल्चर लोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर जो लोन है दैट इज गिवन बाय, स्टार्टेड बाय द सूरी डायनेस्टी। ठीक है, सूरी डायनेस्टी ने क्या किया, अब ऑटोमेटिकली सूरी डायनेस्टी डेवलप हो रही थी, तो इसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अब क्या होता था कि अब ये डेवलप तो होगी, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, जो इनकम थी वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही थी, है ना। अब इनकम क्यों नहीं डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैक्सिमम जो काम चल रहा था, कॉइन्स तो थे, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, कॉइन्स थे, सब कुछ था, लेकिन हो क्या रहा था कि जो कॉइन्स थे या जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे मैक्सिमम बार्टर सिस्टम है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं थी। स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं थी किसी, है ना, किसी कॉइन की, किसी पैसे की जो थी स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं थी। तो लोग बार्टर सिस्टम के ऊपर जब से सोल्यूशन दिया, उसने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑफ करेंसी करेंगे। क्या किया था, स्टैंडर्डाइज वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब जो रुपया था वो किसका कर दिया गया, सिल्वर का रुपीज कर दिया गया, उसका वेट एंड साइज जो था वो क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया भाई कि इतना वेट होगा और ये साइज का होगा। ठीक है, वेट इतना होगा और ये साइज का होगा, वही उसे हम क्या मानेंगे, 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब वेट स्टैंडर्डाइज हो गया तो करेंसी का एक पता लग गया, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो थी वो करेंसी के अंदर होनी शुरू हो गई। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, क्योंकि कुछ चीजें महंगी होती हैं, कुछ चीजें सस्ती, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर तो नीड के ऊपर चलता है ना। तो इसने क्या कर दिया, जब रुपया को स्टैंडर्डाइज किया तो उसका बेनिफिट ये हुआ, इसके ऊपर बेनिफिट ये हुआ कि उसने क्या कर दिया, जो करेंसी थी वो ज़्यादा आनी शुरू हुई, ट्रेड ज़्यादा बढ़ गया, और इसी ट्रेड बढ़ने की वजह से इंडिया के अंदर उसने जीटी रोड बनाने शुरू किए। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड किसने बनाए, जीटी रोड दैट इज बिल्ट बाय द शेरशाह सूरी। जीटी रोड आपका कहाँ से कहाँ तक था, जीटी रोड इज फ्रॉम द, कहाँ से, पेशावर टू सोनारगांव, कहां तक थे, पेशावर टू सोनारगांव। ठीक है, सोनारगांव कहां पे आपका, ये बेसिकली बंगाल के अंदर है, बांग्लादेश। उस टाइम इंडिया का हिस्सा था। तो पेशावर से लेकर पाकिस्तान, पेशावर से लेकर सोनारगढ़ बांग्लादेश तक का ये लंबा जीटी रोड था। अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर का ये रोड था। कितना, 2700 किलोमीटर का रोड था ये, पेशावर से लेकर सोनारगांव जो बांग्लादेश तक है, वहां तक ये पूरे का पूरा जो रोड था अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर, जिसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सड़क ए आजम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम किसे कहा जाता है, तो जो सड़क ए आजम है वो आपका जीटी रोड को कहा जाता है ना। जीटी रोड इज डेवलप, इतना लंबा रोड था ऑटोमेटिकली, इससे वो ट्रेड इंक्रीज, ऑटोमेटिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब किस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड डेवलप होता है ना। हिमाचल के अंदर अगर रोड सारे अच्छे बन जाएं, हर जगह, ठीक है, हर जगह सही तरीके से रोड बन जाएं, रोड के किनारे होटल्स अच्छे बन जाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो टूरिज्म होगा वो इंक्रीज करेगा, होगा ना। हम मान के चलते हैं इस चीज़ को कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब सड़कें अच्छी होंगी, ठीक है, एक्सीडेंट फ्री सड़कें होंगी, सही तरीके से डेवलप किया गया होगा, खड्डे नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट करेंगे। जब लोग आएंगे तो उन्हें रहने के लिए क्या चाहिए, जब उनको आएंगे तो रहने के लिए, अब इतना लंबा सफर एक टाइम में तो कवर होगा नहीं, तो बीच में रुकने के लिए जगह जगह चाहिए ना, होटल चाहिए, सराएं चाहिए। तो इसी के साथ उन्होंने सराएं भी बनाई, है ना। क्या बनाई, सराय भी डेवलप की किसने, शेरशाह सूरी ने। जब सराय डेवलप हुई, ठीक है, तो उसके साथ एक सराय से दूसरी जगह संदेश लेके जाने के लिए पोस्टल सर्विसेज भी शुरू की, पोस्टल। तो सराय और जो पोस्टल था इसको भी किसने स्टार्ट किया था, शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। तो ऑटोमेटिकली क्या था कि बहुत इकोनॉमिस्ट टाइप से पर्सन था, जिसने रुपये के ऊपर स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसने वैल्यू करेंसी जो थी वो स्टैंडर्डाइज कर दी, रोड बनाना शुरू किया, ठीक है। वो लंबे रोड की वजह से उसको पता लगा कि वो इतना लंबा, जब कोई बांग्लादेश से लोग चलेंगे करने के लिए दिल्ली तक आने के लिए, तो बहुत सारा टाइम, क्योंकि गाड़ियां उस टाइम कौन सी दूसरे घोड़ों के ऊपर आते थे, तो रहने के लिए रात होगी तो कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए उसने सराय बनाना शुरू किया, पोस्टल सर्विसेज को डेवलप किया। तो इस तरह बहुत सारा जो काम था वो किया, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्या होता है कि 1500 इतने सारे काम करने के बाद
1545 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, शेरशाह सूरी की। जब शेरशाह सूरी की डेथ होती है तो उसका जो थोम है वो कहाँ बनाया गया है, थोम इज बिल्ट इन सासाराम। सासाराम कहाँ पे आएगा, बिहार। सासाराम कहाँ पे है, बिहार के अंदर। सासाराम जो है वो कहाँ पे आएगा, बिहार। तो ये इसकी 1545 में डेथ हो जाती है। और उस 1545 की डेथ के बाद जो होता है, ठीक है, 1545 की डेथ के बाद होता है कि 1545 में जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो थोम है वो बिहार के अंदर सासाराम के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद जो आपके लोधी आता है, जो आपके सूरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं, वो सूरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, सूरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो वीक होते चले जाते हैं। उधर से जो हुमायूं होता है वो पूरी सेना के साथ, ईरानी सेना के साथ जो है अटैक करता है इंडिया के ऊपर। और इंडिया क्या करता है, 1555 में इंडिया को जीत लेता है। 1555 में 1500 ठीक है। हुआ क्या कि अब सूरी कमजोर हो रहे हैं इधर, उधर से हुमायूं जो ताकतवर होकर ईरान की सेना को लेके आ रहा है। और उसने क्या करता है 1555 में जो है वो कैप्चर्ड दिल्ली, कैप्चर्ड दिल्ली, वो दिल्ली को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है 1555 में, और दिल्ली का राजा बन जाता है। जब 1555 में दिल्ली का राजा बनता है तो मैंने बताया कि 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। 1556 में डेथ हो जाती है तो देखो 14 साल का होता है उस टाइम। आपको उसका जो बेटा होता है अकबर, अकबर वो क्या होता है, वो 14 साल का होता है ना। 14 साल का है तो ऑटोमेटिकली क्या है, 14 साल का वो है तो ऑटोमेटिकली वो राजा, उसको राजा बनाया जाता है। तो बच्चा होता है वो लड़ाई तो लड़ नहीं सकता। उधर से जो डिक्लाइन के अंदर जो सूरी थे उनका एक सेनापति हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था हेमू, ठीक है, सेना। तो ऑटोमेटिकली क्या है, अकबर 14 साल का छोटा सा बच्चा है, उधर से हुमायूं की डेथ हो गई है तो ऑटोमेटिकली क्या है, अब उनको लगता है कि हुमायूं की डेथ हो गई है, भाई अकबर छोटा सा वो क्या रोकेगा, तो क्या करते हैं जो सूरी होते हैं वो दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं दिल्ली को। और उनका गवर्नर होता है जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य एक राजपूत किंग हुआ करता, बेसिकली ब्राह्मण राजपूत हुआ करता था, वो हुआ करता था, किंग हुआ करता था। वो अटैक करता अकबर के ऊपर। जब अटैक करता तो इसका सिर पर सलार हुआ करता था। मैं इसको जो कहा जाता है कि जो इसको बचाता है, इसका जो सिर का पहरेदार होता है उसका नाम होता था बैरम खान, बैरम खान। तो बैरम खान क्या हुआ करता, सिर पर हसलार हुआ करता था, मतलब सेनापति भी हुआ करता था इसका। तो बेसिकली ये तो छोटा, ये तो युद्ध में जाता नहीं है। तो बैरम खान और हेमू के बीच में बैटल होती है, दैट इज नोन एज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानी, ठीक है। तो उसकी जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है वो कब होती है आपकी 1556 में। 1556 में जब हेमू अटैक करता है तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। बैरम खान क्या करता है, उसको रोकता है और क्या करता है, हेमू को हरा देता है, जिसमें क्या होता है कि जो अकबर जो है उसको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर जीत जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, जो बैरम खान जीत जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर। अकबर राजा होता है, छोटा सा बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली ये यहीं भी लड़ाई के लिए नहीं जाता, उसकी जगह कौन जाता है, बैरम खान जाता है, और बैरम खान विक्रमादित्य को हरा देता है। और 1556 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है वो हेमू को हरा दिया जाता है बैरम खान के द्वारा। बैरम खान जब हार जाता है, बैरम खान जब जीत जाता है तो वापस अकबर के पास चला जाता है। अकबर 14 साल का होता है तो ऑटोमेटिकली छोटा सा बच्चा था, तो इसको डर आना शुरू हो जाता है कि जो बैरम खान है इसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग डरना शुरू हो गए थे, उसके इतना क्रूर होता जा रहा था दिन पर दिन। तो उसको लगा था कि शायद वो मेरे को मार के द्वारा से वो क्या कर राजगद्दी को ना हत्या ले, ठीक है। तो इस डर की वजह से जब वो मतलब 1560 की बात है, 1560 तक वो क्या होता, कोई कुछ नहीं खास नहीं होता। 1560 में जब वो अप्रोक्सीमेटली 18 साल का हो जाता है तो बैरम खान को बोलता भाई ऐसे होगा कि मैं बड़ा हो गया, अब मैं अपने खुद डिसीजन खुद ले सकता हूँ। एक काम करो कि आप मक्का की सैर कर आओ, ठीक है, अब मक्का घुमाओ, ठीक है। तो बैरम खान क्या करता है, बैरम खान उनकी आज्ञा पाकर मक्का की तरफ चलता है, लेकिन रास्ते में उसको मार दिया जाता है ना, अफगानों के द्वारा मार दिया जाता है बैरम खान को रास्ते में। तो बैरम खान का जो चैप्टर होता है वह यहीं खत्म हो जाता है। और बैरम खान का बेटा होता है जिसका नाम है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, सॉरी खाना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या कि बैरम खान जो था, बैरम खान जो अफगानों के द्वारा मार दिया जाता है। और बैरम खान जब उसको, ठीक है, अफगानों द्वारा मार जाता है तो 60 साल की उम्र, 60 तक जो होता है वो एक
मैच्योर राजा जो हुआ वो अकबर बन के तैयार हो जाता है। जब अकबर राजा बनता है तो अकबर जो राजा रहता है वो बेसिकली हम कहा जाता है, वैसे अकबर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम अगर अकबर के बारे में बात करें, अकबर के बारे में बात करें तो अकबर ने जो है 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया। ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया इंडिया के अंदर, और इसने अप्रोक्सीमेटली सारी इंडिया को ही जीत लिया। ठीक है, सारी इंडिया को जीतने के लिए इसने 3 फेसेस में बैटल की। कितनी फेसेस में बैटल की? 3 फेसेस में बैटल की। ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जो मेन है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। पहला फेज जो था, जो अकबर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो पहला फेज जो था अकबर का वो 1560 से लेकर 1576 था। कब से लेकर? 1560 से लेकर 1576 का था। दूसरा फेज जो था आपका वो 1581 से लेकर 1591 का था, 1591 का था। ठीक है, और तीसरा फेज जो था वो आपका 1592 से लेकर 1601 तक का था। ठीक है, तो 3 फेजेस में उसने पूरी इंडिया को कैप्चर करने का काम किया। जो पहला फेज था वो उसने आपका सेंटर इंडिया, सेंटर एंड ईस्ट इंडिया, सेंटर एंड ईस्ट इंडिया, इसको जीता। मतलब सबसे पहले जो उसने अटैक था वो ग्वालियर के ऊपर अटैक करता 1560 के बाद। उसके बाद वो फिर चित्तौड़ के ऊपर करता है, लेकिन चित्तौड़ जो था उसी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। उसके बाद आपका वो आप कौन सा था आपका, ठीक है, राजस्थान के अंदर अटैक करने की कोशिश करता है, आपका रणथंभौर की तरफ से अटैक करता है, फिर गुजरात को जीतता है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, गुजरात के बाद फिर जब वो जीतता तो ऑटोमेटिकली फिर ईस्ट की तरफ बंगाल को जीतता है वो, फिर है ना, बंगाल को जीतता है, उड़ीसा को जीतता है। तो 1560 से लेकर 1576 तक का जो उसका एक्सपेंशन का था वो कहाँ पे था? सेंटर और ईस्ट इंडिया, मतलब आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा वगैरह, झारखंड वाला जो एरिया था वहां पे उसने अटैक करता है, उसको अपने कब्जे में लेता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पॉलिसी किस तरीके से, जब जीता था तो क्या पॉलिसी थी, पॉलिसी के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। आज सिर्फ ओवरव्यू की बात करेंगे किस तरीके से इसने जीता। जो पहला एरिया था वो 1560 से लेकर 1576 जो था वो सेंटर इंडिया को जीतता है। 1581 से लेकर 1591 जो था वो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया मतलब सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो था, इंडिया हिमाचल के ऊपर भी जब अटैक करने की कोशिश करता है वो बेसिकली 1581 से लेकर 1500 का ज्वालाजी है ना, जो टेंपल है वो अकबर से रिलेटेड है ना, चढ़ाया जाता है, तो उसको याद रखना। तो 1581 में नॉर्थ इंडिया की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, उसको अपने साथ काबुल तक अपने आप को जोड़ता है, काबुल को अटैक करता है, उसको जीतता है। उसके बाद आपका सिंध को जीतता है ना, सिंध के अंदर जब 1591 में जब सिंध के ऊपर अटैक कर रहा होता है, इसको अपने कब्जे में ले रहा होता है, तो इसी टाइम इसका जो एक प्रमुख सेनापति भी हुआ करता था, इसका क्या कहते हैं उसको, मंत्री भी हुआ करता, जिसका नाम था बीरबल, है ना, जो बीरबल था, महेश दास, जिसका नाम महेश दास भी था या बीरबल था। तो बीरबल और महेश दास जो था वो एक ही पर्सन था। तो बीरबल और महेश दास की डेथ हुई होती है इसी सिंध के, जब बैटल ऑफ सिंध हो रही होती है। कहां पे? बैटल ऑफ सिंध, बैटल ऑफ सिंध के अंदर है ना, उसको पंजाब का वो बनाया जाता है उसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, तो बैटल ऑफ सिंध के अंदर बीरबल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है ना, बीरबल को मारा जाता है। तो वहां पे भी इसको याद रखना कि 1591 में जब नॉर्थ के अंदर सिंध के ऊपर लड़ाई कर रहा था तो वहां पे उसको पूरा आघात पहुंचता है, उसका जो सेनापति होता है बीरबल, उसकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन नॉर्थ इंडिया को कवर कर लेता है। अब 1592 से लेकर 1601 तक वो बेसिकली डेक्कन या साउथ को क्या करता है, साउथ कैप्चर करता है। किसको कैप्चर करता है? साउथ के अंदर कैप्चर करता है, जिसमें जो मैंने बताया था डेक्कन के जो रूलर थे अहमदनगर था, है ना, उसके बाद आपका अहमदनगर था, उसका उसका खंड देश था। तो जो डिफरेंट जो डेक्कन सल्तनत थे उनको जीतने की कोशिश करता है, उनको जीतता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 16 ये जो 3 थे, 3 फेज थे, उसके 3 फेज में अपने वो क्या करता है, एम्पायर को डेवलप करने की कोशिश करता है। और इसी बैटल के अंदर है ना, एक इसमें पूरे नॉर्थ उसका सेंट्रल एशिया को मतलब वेस्ट इंडिया को जीत लेता, मतलब गुजरात को जीत लेता, राजस्थान को जीत लेता, सभी को जीत लेता है। लेकिन एक रियासत है जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत थी उसका जो राजा हुआ करता था जिसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप।
तो महाराणा जो प्रताप था बेसिकली क्या था, वो जितने भी राजस्थान के रूलर हुआ करते थे वो उसने क्या कर दिया, पैट्रोनाइज कर लिया, उसके आधिपत्य को एक्सेप्ट कर लेता है ना। वो हम बात करें क्यों एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जो था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और क्या करता है, वो बेसिकली अटैक करने, वो बेसिकली लड़ता है किसके साथ, अकबर के साथ बैटल होती है, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कल, हाँ ये अभी हमने थोड़े दिन पहले क्या बनाया था, महाराणा प्रताप की जयंती भी बनाई थी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी महाराणा प्रताप और किसके बीच में लड़ी गई थी, अकबर के बीच में लड़ी गई थी। कब, 1576 में। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाता है और उसे जंगलों में जाना पड़ता है, दोबारा से फिर अटैक करता है। वो बाद में उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो अलग चीज़ों से, लेकिन इतना याद रखना कि 1576 में जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, तो इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर जो मेवाड़ था वो भी किसके कब्जे में चला जाता है, अकबर के कब्जे में चला जाता है। महाराणा प्रताप को क्या करना पड़ता है, वहाँ से भागना पड़ता है, वहाँ से मतलब, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो वहाँ से निकल जाते हैं महाराणा प्रताप। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, तो यहाँ पे तो हल्दी घाटी की लड़ाई में वो डिफीट ऑफ महाराणा प्रताप होती है। जब महाराणा प्रताप की डिफीट होती है 1576 के अंदर, तो 1576 में जब डिफीट के बाद, इस डिफीट के बाद जो होता है वो पूरा राजस्थान जो कवर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वो पॉलिटिकल जो है उसकी एक्सपेंशन होती है नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, है ना। तो डिफरेंट फेसेस के ऊपर लड़ाई करता है वो, 1560 से 1576, 1581 से 1591, 1592 से 1601 के बीच में वो डिफरेंट टाइप से जो अटैक कर रहा होता है उस इंडिया को कवर कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होगा, हम कल बात करेंगे इसके 9 रत्न हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात करूं तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो होते थे वो फेमस 9 लोग हुआ करते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था, ठीक है। इसके क्या कार्यकाल में कितने 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में थे फेमस, आपको पता ही है ना, किया कौन से थे आपके, बीरबल थे, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा था, रहमे खाने खाना था, अबू फैजल था, फैजी था, ठीक है। तो डिफरेंट जो थे, ठीक है, तो वो डिफरेंट जो थे वो रत्न थे। अब ये तो रत्नों के ऊपर हम कल बात करेंगे। आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो बेसिकली एम्पायर जो राजा होता था, एम्पायर जो होता था, जो राजा होता था, उसके नीचे 4 लोग काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसको सारे लोग ध्यान रख लेना। इसके नीचे जो था वो 4 लोग हुआ करते थे, जिसको हम बोलते थे वजीर। क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। उसके बाद जो था मीर बख्शी हुआ करता था, मीर बख्शी हुआ करता था। उसके बाद मीर सामान हुआ करता था, और उसका काजी हुआ करता था, ठीक है। ये 4 लोग इम्पोर्टेंट याद रखना आपको, ये 4 लोग हुआ करते थे, ठीक है, एम्पायर के अंदर। ये बेसिकली दोनों थे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। पहला जिसमें डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली के अंदर ये 4 लोग होते थे। वजीर जो होता था, ठीक है, ये फाइनेंस को देखता था, इसको देखता था ओनली मैटर। इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हर काम को, इंटरफेरेंस खत्म कर दी, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका अच्छा चला। ये फाइनेंस के अंदर था, ये सिर्फ फाइनेंस को देखता था। वजीर किसको देखता था, फाइनेंस को देखता था। ये बेसिकली हेड ऑफ मिलिट्री था, हेड ऑफ